कैसे हो सब लोग। मेरा नाम हुज़ैफा महतपुर वाला है और आज ऑलमोस्ट 10 दिन बाद वीडियो बन रही है क्योंकि क्लास 12 का पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं भी क्लास 12 में ही हूँ और फिलहाल तो मेरा लुक भी थोड़ा चेंज है। चलो तो वीडियो पे आते हैं। ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज 12 CBSE की 4th वीडियो है। इसके पहले अपन एग्जाम सीरीज में रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एग्जाम सीरीज 12 CBSE में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये वाली वीडियो आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे होने वाली है। वीडियो के साथ अपन कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी में से इन कुछ चैप्टर में से ही आने वाला है आपका। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, इनमें से आपका कुछ 35 मार्क्स का कवर होने वाला है। इस वाली वीडियो के साथ अपन 7 मार्क और कवर कर लेंगे तो 18 मार्क्स तो अपन कवर कर ही चुके थे। 18 + 7 इस वाली वीडियो के साथ अपन 25 मार्क्स कवर करने वाले हैं। जब ये अपने हर टॉपिक कवर हो जाएंगे एग्जाम सीरीज में तो पूरे 80 मार्क्स कवर कर लेंगे। एक छोटी सी अपील के वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करना, सबकी हेल्प होनी चाहिए। लाइक कर दो वीडियो को, जितने ज्यादा लाइक यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। ये डाउट आए तो भेजो मेरे को, इंस्टाग्राम पे भेजो, वहाँ पे सॉल्व करने में मेरे को बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह क्वेश्चंस पे आने से पहले टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं अपन। कंटिन्यूटी क्या होती है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप फ्लॉलेसली बना सकते हो, आप ऐसा का ऐसा पूरा ग्राफ बना सकते हो, आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा, वो वाले फंक्शन होते हैं आपके कंटिन्यूअस फंक्शन। एक एग्जांपल दूं मैं आपको। सबसे कॉमन फंक्शन f(x = x² या फिर f(x = x) ही ले लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पास होती है आपकी ओरिजिन से। यहाँ पे आपको पेन उठाने की, पेन पेंसिल जिससे भी बना रहे हो वो उठाने की जरूरत नहीं है। एक फ्लॉलेसली आपका फंक्शन बन जाता है। ये वाले फंक्शन आपके होते हैं कंटिन्यूअसली। अभी प्रूफ कैसे करना है किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस वो भी देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते। जैसे अगर मैंने आपको फंक्शन दिया f(x) जिसकी वैल्यू 1 होती है जब x की वैल्यू 0 होती है, बाकी सारे टाइम पे जब x की वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकती है अपार्ट फ्रॉम 0, फंक्शन की वैल्यू होती है आपकी 2। ये शायद तक आपको आपकी NCERT में भी मिल जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो अपार्ट फ्रॉम 0 ये एक स्ट्रेट लाइन पास होगी पैरेलल टू द x एक्सिस। बस यहाँ पे गोला बना रहा हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपको पेन उठाना पड़ेगा और एक पॉइंट यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, 0,1। तो ये वाले फंक्शन जिसमें आपको पेन उठाना पड़ रहा है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ये आपके कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होते। चलो तो ये सिंपल चीज है कंटिन्यूटी। अब अगर आपको प्रूफ करना है तो ये एग्जाम में मत लिख के आना कि ग्राफ इजीली अपन बिना फ्लॉलेसली बना सकते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये मत लिख के आना, मार्क्स नहीं मिलने वाले। लिखना क्या है कि अगर आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बताना है, जैसे इस वाले फंक्शन को ही कंटिन्यूअस बताना है, तो ये फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा, किसी इंटरवल पे डिफाइंड होगा। सपोज करते हैं अपन कि -5 से 5 के बीच में डिफाइंड है। आपको इस वाले फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करेंगे अपन। अब -5 से 5 के बीच में या फिर ये टर्मिनल पॉइंट्स पे ही कोई नंबर लाया कर रहा है अपना c, फंक्शन f(x) होगा आपका c फंक्शन के हिसाब से। अब अगर आपकी लिमिट भी इसके इक्वल हो जाए, लिमिट ऑफ f(x) as x टेंड्स टू c, मतलब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों आपकी इक्वल हो जाए तो वो वाला फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इतनी सिंपल सी बात है। अब लिमिट की वैल्यू भी अपन कैसे देखने वाले हैं, राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जैसे x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब जो भी वैल्यूज है वो सपोज करो कि 2 है तो अपन वैल्यूज देने वाले हैं यहाँ पे 2.01। अपन यहाँ से राइट साइड से आ रहे हैं, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखेंगे अपन, x टेंड्स टू c या निगेटिव होता है, मतलब यहाँ से अपन उसको अप्रोच करना है लेफ्ट हैंड साइड से। ये दोनों आपकी इक्वल हो गई, मतलब लिमिट इक्वल हो गई, और ये फंक्शन की भी अगर इक्वल हो गई, मतलब आपका फंक्शन है
कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये पूरी आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो पूरी इसी पे है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, तो अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 4 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे और लिमिट ही निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वल बताना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो कर लो इतना, फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। अब आते हैं अपन डिफरेंशिएशन पे। ये आपने क्लास 11th में पढ़ लिया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f और आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है पॉइंट c पे, तो उसे आप लिमिट से ऐसे कैलकुलेट करते हो। चलो ठीक है, अब डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, f डैश c से, या फिर dfx अपॉन dx, या फिर dy अपॉन dx। इसको अपन पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये आप सब क्लास 11th में पढ़ चुके हो। जो आपने अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि दो फंक्शंस के सम का या फिर डिफरेंस का अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो हो जाएगा a डैश प्लस माइनस b डैश, डिपेंड करता है प्लस है या फिर माइनस है। प्रोडक्ट रूल आप पढ़ चुके हो, क्वोशिएंट रूल आप पढ़ चुके हो, और ये जो है इस वाली टेबल में कुछ आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव मिल जाएंगे। डेरिवेटिव निकालने की ही उस प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब क्लास 11th में अगर आपने करा हो चैप्टर ढंग से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला, तो आपको मालूम है लिमिट्स से डेरिवेटिव निकालने जाओ तो क्या क्या होता है, कितनी लेंथी प्रोसेस होती है वो, और अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर जमाने भर की आइडेंटिटी याद करनी पड़ती है। वो दर्द समझता हूँ मैं आपका। ठीक है, तो क्लास 12th में आ गए, थोड़ा तो आपको इजी मेथड चाहिए, वो लिमिट वाला बार बार नहीं करना, बार बार इतना लंबा। तो अब अपने पास है इसको इजी करने के लिए चेन। चलो, चेन रूल क्या होता है? चेन रूल कि अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया cos x², आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब फंक्शन से ही समझ जाओ, और लिमिट से करने गए तो कितनी लेंथी प्रोसेस होने वाली है वो। चलो, तो अब इसका इजी तरीका क्या है, जो भी आपका फंक्शन है अपन इसको कंपोजिशन में डिवाइड करने वाले हैं किसी दो और फंक्शन के। अब आपने कंपोजिशन तो पढ़ी नहीं क्योंकि सीबीएसई ने इस साल हटा दी। चलो, तो क्या होती है कंपोजिशन? इसको अपन डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। cos x² है, इसको अपन डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहला फंक्शन अगर मैं आपका बनाऊं fx = x², ठीक है, ये आपका पहला फंक्शन बन गया। दूसरा फंक्शन अब x² हो गया, बचा गया cos। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाने की कोशिश करूं gt, ये हो जाएगा आपका cos t। ठीक है, t वैल्यू डालो, cos t आ जाती है। अब कंपोजिशन में इस वाले फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो GOF(x). इसका मतलब क्या होता है कंपोजिशन में? कंपोजिशन नाम से समझ में आ रहा है कंबाइन कर रहे हैं अपन दो फंक्शंस को। इसका मतलब क्या होता है कि पहले f लगेगा x पे, फिर जो भी आपकी वैल्यू आएगी इसकी उस पे g लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था उसे किसी दो फंक्शंस के आपने कंपोजिशन में डिवाइड कर लिया, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल्स। चलो, तो यहाँ पे x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये इजी जी है, यहाँ पे हो जाएगा, टेबल से देखो, -sin t। अब ये जो डेरिवेटिव आया है ये है आपका ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, आया समझ में कितनी इजी प्रोसेस थी ये चेन रूल की? हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए पहले, क्योंकि कंपोजिशन पहली बार समझ रहे हो आप, फिर भी जो भी डाउट है डाल देना कमेंट में। अब जब आप आंसर लिखोगे तो कॉमन प्रैक्टिस है कि जो ओरिजिनल वेरिएबल था अपना x, पूरा का पूरा अपन उसमें ही कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन इसको ना t को x² के फॉर्म में कर देंगे। चलो, तो ये था आपका सिंपल चेन रूल। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप क्लास 12th में करने वाले हो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सब में चेन रूल लगने वाला है। इसे ढंग से समझ लो, और ज़्यादा कुछ करना है नहीं, जैसे कि यहाँ देख लिया। तो कर लो इतना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब अपन समझेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं कि अभी तक जो आपको फंक्शंस दे रखे थे वो डायरेक्ट दे रखे थे, y = fx, डायरेक्ट इस फॉर्म में दे रखे थे, तो डिफरेंशिएट करना उस फॉर्म में इजी था। अगर यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल्स दूं, x - y = π,
अब ये जो आपका फंक्शन है इसे आप फिर भी कन्वर्ट कर सकते हो, y के फॉर्म में पूरा का पूरा ला सकते हो। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले फंक्शन पे लाऊं तो इस वाले फंक्शन को कन्वर्ट करना इजी नहीं दिख रहा, cos x y है, बड़ी माथापच्ची वाली प्रोसेस होगी अगर आप इसको कन्वर्ट करने जाओ पूरा का पूरा y में। तो ये जो फंक्शन होते हैं जहाँ पे एक चीज और के ये डायरेक्टली नहीं दिख रही लेकिन y डिपेंडेंट तो है x पे, मतलब फंक्शन तो है वो x का। तो ये वाले जो फंक्शन होते हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शंस अपन इन्हें बोलते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है यहाँ पे वो देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो तो d/dx इस वाले का पूरा निकालना है cos xy, और ये तो कांस्टेंट फंक्शन 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/dx और यहाँ पे d cos xy अपॉन dx। x का डिफरेंस ये बनाएगा, मालूम है आपको। अब यहाँ पे cos xy इसको अपन यहाँ पे चेन रूल लगाने वाले हैं। मैंने बोला चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में काम आने वाला है आपसे, तो यहाँ चेन रूल लगाने वाले हैं। पहला फंक्शन हो जाएगा आपका xy को अगर आपने डिफरेंशिएट करा यहाँ पे चेन रूल लगेगा, सॉरी अब लगेगा क्या, चेन रूल ही बोले जा रहा हूँ बार बार मैं, अब लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब x डैश y प्लस y डैश x, ऐसे करना पड़ेगा। x डैश y, x डैश मतलब यहाँ बचेगा y, y डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलो फिर जो है आपका cos, ये हो जाएगा आपका cos, अगर मैं इसको t लूं cos t, xy की वैल्यू t के इक्वल, cos t विद रिस्पेक्ट टू t अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो ये आएगा माइनस sin t, पूरी वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ये आएगा y प्लस dy अपॉन dx x माइनस साइन और t की जगह xy। ये आपका आ गया फंक्शन। चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर ही करते हैं, तो 1 प्लस y प्लस dy अपॉन dx x माइनस साइन xy इज इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करना इजी है, सारी अपने को वैल्यूज को वहां शिफ्ट करना है। dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी कुछ आएगी, क्या आएगी, 1 प्लस y साइन xy अपॉन x साइन xy, पूरा का पूरा माइनस में रहेगा। चलो तो ये सिंपल था इम्प्लिसिट फंक्शंस। चेन रूल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। कुछ भी डाउट आए तो डाल देना कमेंट में। करो इतना, फिर अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखते हैं। चलो तो अब डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपके पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करें चलो स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स x, अब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। अब डेरिवेटिव निकालना इजी है, दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x अगर अपन करें तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा। यहाँ पे पहले चेन रूल लगाओ, तो पहले अगर अपन y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, साइन y विद रिस्पेक्ट टू x ये होगा cos y। चलो तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई अपनी 1 अपॉन cos y इज इक्वल टू dy अपॉन dx। 1 अपॉन cos y, सॉरी cos y को अपन x के फॉर्म में ला सकते हैं इस वाले रिलेशन से। यहाँ से अगर अपन इसे सॉल्व करें, साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y ये 1 के इक्वल होगा। साइन y की वैल्यू x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर y की वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर, cos y की वैल्यू रूट 1 माइनस x स्क्वायर। चलो तो dy अपॉन dx की वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ये साइन इनवर्स y का था, ऐसे ही आप cos इनवर्स y, tan इनवर्स y, sec इनवर्स y, cosec इनवर्स y और cot इनवर्स y भी निकाल सकते हो। इजी है, यही प्रोसेस है मोस्टली उनमें भी। बाकी जो भी हैं, जितने भी बचे हुए आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो टेबल आपको नीचे यहाँ आ जाएगी। कर लो इतना, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस पे आते हैं अपन। जैसे अभी तक अपन ने पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब फंक्शंस पढ़े हैं। उनमें से ही ये दो टाइप के और फंक्शन हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। समझते हैं अपन इनको क्या होते हैं।
चलो तो अगर जैसे मैं आपको कुछ फंक्शन दूं f1x मतलब x रेज टू द पावर 1, f2x मतलब x स्क्वायर, f3x मतलब x क्यूब, एक जनरल फॉर्म दूं आपको फंक्शन का कि f एन x मतलब x रेज टू द पावर n, ये आपके पास कुछ फंक्शन है। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा, अगर अपन इनका ग्राफ बनाना स्टार्ट करें तो x रेज टू द पावर 1 ये स्ट्रेट लाइन पास होगी, x स्क्वायर कुछ ऐसी जाएगी आपका ग्राफ, x क्यूब ऐसा जाएगा और x रेज टू द पावर 4 ऐसा जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जा रही है, x की पावर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपका कर्व स्टीपन होता जा रहा है, y एक्सिस की तरफ झुकता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास फंक्शंस हैं। एक जनरल क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिनकी वैल्यू इन सारे फंक्शन से हमेशा ज्यादा आए, तो वो वाला फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x। किसी भी गिवन वैल्यू के लिए x की ग्रेटर देन 10 क्यूब, मतलब लार्ज वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू इन फंक्शन से ज्यादा आएगी। जैसे अगर यहाँ पे अपन एक फंक्शन ले लें f100x ले लें मतलब x रेज टू द पावर 100। अब यहाँ पे अपन टेस्ट करते हैं, अगर मैं 10 रेज टू द पावर 4 पुट करूँ x की जगह 10 रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 10 रेज टू द पावर 4, ये वैल्यू आएगी 10 रेज टू द पावर 4 मतलब ये हो जाएगी 10 रेज टू द पावर 10,000, इसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ पे पुट करते हैं अपन, तो f100 10 रेज टू द पावर 4, ये होगी आपकी x की जगह आ जाएगी 10 रेज टू द पावर 4 टाइम्स 100, इसकी आंसर आएगा ये आएगा आपका 10 रेज टू द पावर 400। तो ये सामने सामने आपको बड़ी वैल्यू दिख रही है। चलो तो ये वाला जो फंक्शन होता है जिसकी वैल्यूज बाकी ऐसे फंक्शन से हमेशा ज्यादा होती है, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस 10, क्योंकि यहाँ पे इसका बेस है 10। अगर मैं आपको जनरल फॉर्म बताऊं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है b रेज टू द पावर x, और यहाँ पे अपना जो भी बेस होने वाला है मतलब b, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा आपके सिलेबस में। तो ये सिंपल चीज है आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपने क्लास 11th में पीछे अपेंडिक्स में अगर पढ़ा हो तो एक सीरीज दे रखी थी आपको, वो जो सीरीज थी आपकी ये थी कि 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, सॉरी 1 + 1/1 फैक्टोरियल है पहले, फिर 2 फैक्टोरियल, और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। इसका आपने सम फाइंड करा था, वो अपेंडिक्स चाहो तो देख लो, क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसका आपने सम फाइंड करा था, ये सम आया था आपका 2 और 3 के बीच में, और अपन ने इसको डिनोट करा था e। ठीक है, अब अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लूं जिसका बेस है e, तो आपका फंक्शन ये जो होगा ना f(x) = e रेज टू द पावर x, इसको अपन बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अभी अपन आगे देखने वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये है आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये वाला जो फंक्शन अपन ने पढ़ा था f(x) = 10x, इसको अपन बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये थे अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बोर्ड पे ज्यादा जगह बची नहीं है, तो इतना करो आप, फिर अपन लॉगरिथमिक फंक्शंस देखते हैं। चलो तो अब अपन समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो जो अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर रहे थे और फिर आपके आउटपुट्स आते जा रहे थे। अब अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना चाहूँ, मतलब जो यहाँ पे डोमेन था मेरा x की वैल्यू, कोई मेरे को ऐसा फंक्शन मिल जाए जहाँ पे मेरा आउटपुट x की वैल्यू आए, समझ रहे हो बात को? कोई मेरे को ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका आउटपुट मेरे को x की वैल्यू मिलती जाए, ये होता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। या फिर इसको अगर मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाऊं, तो f(1) अगर आपका 0 हो रहा है, अगर कोई ऐसा फंक्शन है आपका जिसकी वैल्यू आप पुट करो 0 और आपका आउटपुट आया 1, मतलब जो ओरिजिनल आप पुट कर रहे थे x की जगह, वो अब आपका आउटपुट आ रहा है, तो ये जो दोनों फंक्शन है आपके, ये एक दूसरे के इनवर्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यहाँ x पुट कर रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन अपने को मिल जाए जिसमें आपका आउटपुट आए x,
वो वाले फंक्शन होते हैं आपके लोगैरिथमिक फंक्शंस। इसको अपन अगर जैसे यहाँ पे है a इज इक्वल टू बी एक्स, तो इसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको लोगैरिथम्स ऑफ a टू द बेस b, b अपना बेस है, टू द बेस b इज x। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है आपका लोगैरिथमिक फंक्शंस। एग्जांपल लेते हैं अपन कि अगर मैं यहाँ दूं कि 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसको अपन लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लॉग बेस है आपका 5, आउटपुट आता है 2, सॉरी आउटपुट आता है 25, इसको अपन लिखेंगे लोगैरिथम ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको अगर अपन देख सकते हैं कि 4 रेज़ टू द पावर 4, या फिर 4 रेज़ टू द पावर 4 नहीं लेते हैं, अपन लेते हैं 9 क्यूब ले लेते हैं, ये होता है 729। तो 9 क्यूब 729, इसको लोगैरिथम में कैसे करें अपन? लोगैरिथम ऑफ 729 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3। चलो, तो ये अपने दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब जैसे अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे, यहाँ पे भी अपन देख लेते हैं ऐसा फंक्शन जिसका बेस हो e। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसका बेस हो e और उसका लॉग होगा आपका नेचुरल लोगैरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लोगैरिथमिक फंक्शन। जो भी आपके डाउट है डाल देना कमेंट में। और ऐसा फंक्शन जिसका बेस हो आपका 10, उसे अपन बोलते हैं कॉमन लोगैरिथमिक फंक्शन। मेरे को लिखने में तो मेरे को दिक्कत है ही। चलो, नेचुरल लोगैरिथमिक फंक्शन और कॉमन लोगैरिथमिक फंक्शन, ये आपके दो फंक्शंस हैं। करो इतना, फिर अपन लोगैरिथम्स की दो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन दो प्रॉपर्टीज देखते हैं अब लॉग की। पहली वाली प्रॉपर्टी है ये, और सेकंड वाली, ये रिलेटेड प्रॉपर्टीज ही हैं चारों की चारों। यहाँ पे जो सेकंड में जो चार प्रॉपर्टीज लिखी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी अपने क्वेश्चंस थे उनमें फर्स्ट वाले जो प्रॉपर्टी है सिर्फ आपको एक जगह ही काम में लगेगी, मिसलेनियस वाले एग्जाम्पल में काम में लगेगी। बाकी जहां जहां लॉग के क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें मोस्टली ये चारों प्रॉपर्टीज से आपकी हो जाएगी। चलो इन्हें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं अपन। इस पहली वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इजीली हो जाएगी। कि अगर log ऑफ पी क्यू टू द बेस b, इसकी वैल्यू अगर लूं मैं x, और log ऑफ p टू द बेस b इसकी वैल्यू y, और log ऑफ q टू द बेस b इसकी वैल्यू अगर लूं मैं z। चलो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कि b रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू पी क्यू। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वापस कन्वर्ट करा जाए, यहाँ से मिल जाएगी b रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू p, और b रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू q। चलो, यहाँ से अब p और q की जगह ये वाली वैल्यूज अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो bx इज इक्वल टू by टाइम्स bz, यहाँ से आ जाएगा bx रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू y प्लस z, बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएगी, x इज इक्वल टू y प्लस z। अब x आपने किसके इक्वल माना था? इसके, y इसके और z इसके। चलो, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सिमिलरली ये तीनों प्रॉपर्टी भी आप प्रूव कर सकते हो, जिसमें से एक प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, log ऑफ pn टू द बेस b। ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, जिसमें आपकी पूरी पावर log के आगे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज थी। कर लो इतना, फिर अपन इन दोनों के डेरिवेटिव्स देखते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के। चलो, तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर यहाँ पे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालें तो कुछ चेंज नहीं होता, पूरा का पूरा वो ex वैसा का वैसा आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। अब आगे अगर अपन log x का डेरिवेटिव निकालें तो ये आएगा 1/x। अगर आपको इसके प्रूफ चाहिए तो वो एनसीईआरटी में पीछे मिल जाएंगे, मैं भी किसी दूसरी वीडियो में उसको कवर करूंगा, इस वाली वीडियो में तो नहीं कर रहे। तो अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपन देख लेते हैं कि इसको डिफरेंशिएशन में कैसे इंक्लूड करना है। सपोज करो कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x। अब अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करा जाए? ठीक है, अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि log b
log ऑफ Pn टू द बेस b ये इक्वल होती है, पूरा की पूरी पावर आपकी आगे शिफ्ट हो जाती है और बचता है आपके पास log ऑफ Bt। चलो तो अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, दोनों जगह log लेने वाला हूँ, ये हो जाएगा log y। अब ये जो log ले रहा हूँ ये इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी इसका बेस है e, ठीक है। अब यहाँ पे e लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बेस है कोई दूसरा नंबर होता तो लिखने की जरूरत थी, e है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x रेज़ टू द पावर x। अब पूरी की पूरी पावर जैसे यहाँ पर ने देखा था आगे शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये हो गया log y इज इक्वल टू x log x। अब अपन करते हैं डिफरेंशिएशन, तो log y ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा था। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 1 टाइम्स log x, और यहाँ पे x टाइम्स log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अपॉन x 1। y को पूरा वहां शिफ्ट कर दो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y log x प्लस 1। y की वैल्यू आपकी x रेज़ टू द पावर x थी। चलो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। अब अगर आपके पास log वाला मेथड नहीं होता तो ये कितनी टफ होती। एक चीज ये ऐसे सॉल्व नहीं हो जाएगी, x रेज़ टू द पावर x माइनस 1, वो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगी, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगी। तो ये था आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कर लो इतना और अपने कुछ टॉपिक्स हैं समझने के, फिर अपन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चलो तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या होते हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू है 80 स्क्वायर, y की वैल्यू है 280। अब ये फंक्शंस आपके x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको एक रिलेशन यहाँ पे फिर भी दिख रहा है। यहाँ पे दोनों t से रिलेटेड है, मतलब एक कॉमन वेरिएबल है दोनों में t, इसको अपन बोलते हैं पैरामीटर। और ये जो फंक्शंस होते हैं x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, लेकिन किसी तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। और अब यहाँ पे इनके डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं अपन। स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। तो x t से रिलेटेड है, तो अब यहाँ पे x को अपन d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, ये आपका कुछ आएगा 280 के। यहाँ पे एक चीज जो a है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, a कांस्टेंट है, वहां कंफ्यूज मत होना। सिमिलरली फिर y को अपन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dt, ये आएगा आपका 2a। अब आपको निकालना है dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैसे निकाला जाए, ये आप निकालेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt से, ठीक है। जो भी आपके ये जो दोनों आए हैं इनका डिवीजन, तो ऐसे करना है आपको पैरामीट्रिक फॉर्म्स में डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dt 2a, dx अपॉन dt 280, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन t। सिंपल चीज है। पैरामीट्रिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्ट आपका इजी है। ये है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। अब अपन देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने इसको डिफरेंशिएट करा dy अपॉन dx, ये आएगा 2x। तो ये जो अपन ने निकाला है ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर अपन इसको वापस डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी अपन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, और 2x को भी करना पड़ेगा, तो ये तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, मतलब जो भी आपने डिफरेंशिएट करा था उसको वापस डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल गिवन, वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आए, ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है यहाँ पे जिसमें हर साल क्वेश्चन आया हो, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में से हर साल क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तो आपको सैम्पल पेपर में भी मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसी के साथ अपना टॉपिक का इंट्रोडक्शन खत्म। मुझे लगता है मैंने शायद तक ऑलमोस्ट हर चीज कवर कर दी अपार्ट फ्रॉम रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, बिकॉज सीबीएसई ने हटा दी इस साल। तो कर लो इतना, फिर
फाइनली क्वेश्चंस पे आते हैं।